नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और डिफरेंट एग्जाम की तैयारियां काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का सीरीज़ है जो कि आपके आगामी किसी भी एग्जाम के लिए, खास करके रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इस सीरीज़ के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके उन सारे वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखें, बिकॉज इनमें सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल दिखेंगे। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को देखें और उनके मेथड्स को सीखें, बिकॉज वही क्वेश्चन आने हैं। अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, 2-3 महीने लगातार इसको देख लेते हैं, तो आपसे एग्जाम में मैथ्स का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप उसको देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो ही दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बोला है कि एक 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर की भुजा के 4 वर्ग काटे गए। बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया, तो बॉक्स का आयतन बताना है। अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो एक रेक्टेंगुलर शीट है, इससे इसके कॉर्नर से 5-5 सेंटीमीटर के 4 स्क्वायर यानी कि वर्ग जो है काट के निकाल लिए गए। इसका ये जो लंबाई है इस स्क्वायर शीट रेक्टेंगुलर शीट का, वह आपका 45 सेंटीमीटर है और ये 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर यहाँ से 5 सेंटीमीटर यहाँ से निकाल लेंगे और 5 सेंटीमीटर यहाँ से निकाल लेंगे, तो एक साइड से अगर हम देखेंगे तो इसका जो चौड़ाई है, इसमें 35 में से 5 यहाँ से कम होगा और फिर 5 यहाँ से कम होगा, तो अल्टीमेटली जो इसकी चौड़ाई होगी वहाँ 35 में से कितना कम हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, जो कि आपका 25 सेंटीमीटर बनेगा। यानी कि इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वह 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर वैसे ही बात करें तो यहाँ ये 5 सेंटीमीटर और यहाँ ये 5 सेंटीमीटर, तो इसकी जो लंबाई है 45 सेंटीमीटर, उसमें से ये अल्टीमेटली कितना का डिक्रीज कर देगा, तो 5 यहाँ से 5 यहाँ से, यानी 10 सेंटीमीटर क्या होगा, कम कर देगा। और इसको कितना बना देगा, तो 45 में से 10 माइनस करेंगे तो 35 हो जाएगा। यानी इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 35, और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया है कि इस जो खुली हुई चादर है, इसको क्या किया गया है, बची हुई चादर को इसको उठा करके और एक बॉक्स बना दिया गया है। जैसे कि आप मिठाई का डब्बा देखते हैं तो उसी टाइप का एक बॉक्स बना दिया गया। ठीक है, जिसका लंबाई आपका 35 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई देखो, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा। तो इसको उठाओगे तो ये वाली दूरी, जो इसको मैं अगर हाईलाइट करके दिखाऊं, तो यहाँ पे जो दूरी बनेगी ये वाली, यही क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी, जो कि 5 सेंटीमीटर की होगी। तो अगर मैं इसका अब यहाँ पे एक फिगर बनाऊँ तो कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ से इस तरीके का कटेगा और फिर यहाँ से कटेगा, और ये आपका ऐसा फिगर कुछ दिखेगा। ये 35 सेंटीमीटर, ये आपका 25 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। आप इसको मोड़ोगे चारों ओर से तो एक बॉक्स का शेप बन जाएगा। और इसका जो आयतन यानी वॉल्यूम निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि आयतन यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ आप 35 रखो, ब्रेड्थ 25 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ से हम एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं कि लास्ट में 5 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता, इसको ये पहले ही कट हो गया। अब अगर हम यहाँ से 25 में से 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 35 कितना होगा, 25 25 125, यहाँ 12 आएगा हासिल, और 25 या 75, 10 85 2 87। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो लास्ट में कितना हो जाएगा, 5 8 40, यानी 4000 से ऊपर ही आंसर आएगा। और आंसर अगर 4000 से ऊपर आएगा तो ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में दिख रहा है, जिसमें कि 4000 से ज़्यादा आंसर दिया गया है, जो कि 4375 है। अगर आप 875 में 5 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी आपका आंसर 4375 ही आएगा। तो यहाँ तक करने के बाद डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 90 मेज़ की क्रय मूल्य 60 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताना है कितना होगा। मतलब यहाँ बोला यह है कि 90 जो टेबल्स हैं उनका कॉस्ट प्राइस 60 टेबल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये बहुत ही मतलब
फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते ही रहते हैं मैथ्स में। तो क्या होता है कि यहाँ पे हम ले लेते हैं इसमें कि 90 मेज हैं और उनका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर एक मेज का मान लेंगे हम कि 1 रुपया है, अगर हम मान लेंगे कि एक मेज का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 1 रुपया है, ठीक है, एक मेज का कॉस्ट प्राइस अगर CP रुपया है, 1 रुपया नहीं CP रुपया है, तो 90 मेज का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 90 इंटू CP रुपया, ठीक है। और ये बराबर है किसके, 60 मेज के सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के। तो हम मान लेंगे कि एक मेज है, उसका जो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है वह SP रुपया है। तो अगर एक मेज का सेलिंग प्राइस 1 SP है तो 60 मेज का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 60 इंटू SP। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 30 से ये 2 बार में जाएगा और ये 3 बार में, तो यहाँ CP अपॉन SP इज इक्वल टू 2/3, CP अपॉन SP इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, CP अगर 2 यूनिट है और SP 3 यूनिट है, मतलब यहाँ पे जो चेंज आ रहा है 1 यूनिट का आ रहा है, और चेंज कैसा, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। मतलब क्या कि 2 यूनिट से 1 यूनिट बढ़ करके ये 3 यूनिट बन जाता है। अगर ये 2 यूनिट से 1 यूनिट बढ़ के 3 यूनिट बनता है, मतलब क्या 1 यूनिट का फ़ायदा यानी कि प्रॉफिट होता है। और कॉस्ट, अगर हमेशा हम जो प्रॉफिट निकालते हैं यानी कि कॉस्ट लाभ प्रतिशत निकालते हैं, वह हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो यहाँ चेंज आया 1 का, तो 1 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 है, तो 2 इंटू 100 कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 50। और 50% ही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप सिर्फ यहाँ पे एक लाइन बना लोगे तो आराम से आप उसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ 90 CP लिख लेंगे इज इक्वल टू 60 SP, और इसको काट देंगे तो CP अपॉन SP इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात करना है। बोला है कि 8 के जो मल्टीपल हैं, यानी कि स्टार्टिंग से अगर हम स्टार्ट करें तो 8, 16 ऐसे करके जो 8 के मल्टीपल्स हैं यानी गुणांक हैं, उनका एवरेज क्या होगा, और 20 जो गुणांक होंगे उनका एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि हर जगह क्या होगा, 8 होगा। पहले 8 में 1, उसके बाद 8 में 2 से गुणा होगा, 8 में 3 से गुणा होगा, और अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा, 8 में 20 से गुणा होगा। तो यहाँ 8 हर जगह है, क्या है कि 8 जब यहाँ पे हर जगह है तो 8 को हम बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 + 2 ऐसे करके ये 20 तक आएगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है कि कोई भी संख्या, अब सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं, मतलब क्रमागत नेचुरल नंबर, उनका अगर सम बोले, ठीक है, अगर मान लो कि n संख्याएं हैं और उनका क्रमागत संख्याएं हैं, उनका सम निकालना है, तो फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1/2, n इंटू n + 1/2। यानी यहाँ 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का अगर हमें योग निकालना है तो हम क्या करेंगे, 20 n के जगह पे 20 रख लेंगे, क्योंकि पदों की संख्या 20 हो गई। 20 इंटू 20 + 1 कितना होगा, 21, 21/2, और यहाँ 8 है तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे, ठीक है। और इतना करने के बाद ये तो इनका सम आ गया टोटल, और हम जब एवरेज निकालते हैं तो जितने पद होते हैं उनका सम करके और पदों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल टर्म यहाँ पे कितने हो गए, 20 हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद इसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 20 से डिवाइड कर देंगे तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से ये 4 बार में जाएगा, 2 चौके 8, और 21 इंटू अगर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 21 चौक 84। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बोला है यदि x 3, 9, 3 11 से विभाजित होता है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x का मान ज्ञात करना है। मतलब ये बोला है कि एक नंबर है x 3, 9, 3 और ये 11 से क्या है, डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल है तो मिनिमम x की वैल्यू क्या होगी। तो कोई भी संख्या अगर x से डिविजिबल होता है यानी विभाजित होता है तो उसके लिए एक नियम होता है, याद कर लेना कि इसका सम और इसका सम,
का जो डिफरेंस होगा, यानी 3 + 3 हम जोड़ेंगे और फिर 9 + x जोड़ेंगे, उसकी वैल्यू या तो 0 आ जाए या फिर 11 की कोई भी मल्टीपल आ जाए। ठीक है, या तो 0 आ जाए या फिर 11 की कोई भी मल्टीपल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3 + 3 जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगा और 9 + x जोड़ूंगा तो क्या होगा 9 + x। तो अगर यहाँ से हम माइनस करेंगे तो 9 + x - 6 करेंगे तो अंतर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा x 9 + x -6 किया है हमने, तो यहाँ पे जो अंतर आएगा वो आपका मिलेगा हमें, इसको एक बार लिख देता हूँ बढ़िया से, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 + x -6 = x + 3। ठीक है, x + 3 आ गया। मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी संख्या x से 11 से विभाजित होती है तो उसका जो इन दोनों संख्याओं का जो सम होगा, उसका डिफरेंस यानी उसके बीच का अंतर जो होना चाहिए वो या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए। तो यहाँ पे x + 3 आ रहा है, मतलब 0 तो नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या x की जगह पे रखा जाए जिसको रखने पे यह 11 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी 11 बन जाएगा। तो यहाँ पे 5 रखने पे नहीं होगा, 6 रखने पे नहीं होगा, 7 पे भी नहीं होगा। अगर हम 8 रख देते हैं तो 8 + 3 11 बन जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x होगी, इसको रखने पे यह x393 जो होगा 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ही दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो। और बाकी अगर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बता सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।